नाम पर इसको रखा गया, प्लैंड सिटी के तौर पर और एक लेक टाउन के तौर पर विकसित किया गया। ये विधान नगर बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। ये टीएमसी का गढ़ है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखते हैं तो यहाँ बीजेपी बढ़त पर थी। यानी ये वो जगह है जहाँ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के एक बड़ी जो लंबे समय से चल रहा वर्चस्व है उसको तोड़ने जा रही है। लेकिन हम इस पर आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं, इससे शायद मुझे लगता है कि हम लोग एक साथ बैठे हुए नहीं देखे होंगे। एक पैनल में ज़रूर होंगे, लेकिन इस तरह से एक साथ नहीं देखे होंगे, क्योंकि जो एकदम ये तिकड़ी मौजूद है, अलग अलग जगह से सूचना है, अलग अलग आइडिया है, लेकिन दिख रहा है जो चुनाव वो पूरी तरह शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ हैं दोस्तों प्रारब्ध से, आपको दिख रहे हैं अवनीश जी, और फिर व्यालोक वाणी से व्यालोक साथ में है। हम लोग यहाँ कोलकाता में हैं, मैंने आपको बताया विधान नगर में हैं। तो आज हम लोग कल के बाद की कहानी शुरू करेंगे। कहानी ये हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉक कर दिया। बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंतर ज़्यादा होगा, हारने का, नाम हटने से ज़्यादा, तो सोचेंगे, तो सोचा जाएगा। आज का जो लोग कहते हैं गोदी मीडिया, उनको मैं बता दूं कि अगर ये अखबारों का जत्था है, ये बताता है कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ममता मीडिया, ये सब सिर्फ विशेषण हैं जो राजधानियां बदलते ही बदल जाते हैं। यहाँ वो मीडिया कुछ और करता है। जैसे लिखा कि माइंड अप्लाई बाद में करेंगे, ये कोर्ट के लिए लिखा हुआ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के लिए। खैर चलिए, ये तो कहानी होगी, तो हम इस पर शुरू करते हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं, व्यालोक अभी पहुँचे, हम लोग व्यालोक से बात करते हैं। व्यालोक चूँकि पहले आके जा चुके हैं और वापसी की है, दोबारा से इसमें आए हैं। व्यालोक, जब गए थे लास्ट टाइम आप और अभी वापस आए, कुछ अंतर दिख रहा है? देखिए, एक अंतर तो ये है कि पिछली बार जब मैं आया था तो रिसड़ा वाले इलाके में था। आप ये मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ, जब नहीं बोलना होगा तो बताइए। तो वो हुगली जिला था और उसमें मैंने एक संसदीय क्षेत्र और करीबन 10 विधानसभा क्षेत्र देखा था। वो कल्याण बनर्जी का इलाका था और कहा जाता है कि वहाँ भाजपा की बढ़त है। पिछली बार की 6 विधानसभा सीटें वहाँ थीं और लगभग 6 भाजपा ने जीत ली थी। सांसद भले बनर्जी जी थे। तो वहाँ का जो था, वहाँ भी हमने पोस्टरबाजी और पैम्फलेटबाजी कम देखी थी। ये एक बड़ा अद्वितीय किस्म का बंगाल का प्रचार दिख रहा है कि प्रचार अगर सड़क पर हो, कैंप पर हो, कहीं भी झंडे, बैनर, जो भी पारंपरिक घटनाएं होती हैं, वो आपको टीएमसी का ज़्यादा दिखेगा। सबसे कम कम्युनिस्टों का दिखेगा। कांग्रेस का तो दिख ही नहीं रहा है। आपने कहा और एक चला गया, मेरे पीछे एक कांग्रेस का गुजर रहा था, और भाजपा का कम है। लेकिन जमीन पर आपको वैसे देखेंगे तो टीएमसी दिखेगा। आपने पूछा कि दोनों में अंतर क्या, 15 दिनों के भीतर आया हूँ और भविष्यवाणी करने से मैं बचता हूँ, लेकिन अंतर हवाओं में है। जब आप उतरते हैं, अंतर लोगों की देह भाषा में है, बॉडी लैंग्वेज में है, और अंतर सड़कों पर राह चलते लोगों से बातचीत में है, और वो दिखता है। 2 चीज़ें बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ कि जो एक तरफा मुकाबला अभी तक चला आ रहा था वो बदल चुका है। मामला बहुत टक्कर का है, फंसने वाला है मामला, और परिणाम अनपेक्षित भी हो सकते हैं। परिणाम अनपेक्षित, मतलब जो अमूमन विद्वान लोग 12 फुट वाले जो नेशनल मीडिया के करता धरता हैं, 12 फुट के स्टूडियो में बैठ के जो पूरा ज्ञान देते हैं, पूरी भविष्यवाणी करते हैं, उन लोगों को झटका लग सकता है। और बीच का मामला नहीं है, अंतर यही है, या तो आर या पार है मामला। अगर भाजपा ने 100 के ऊपर सीटें छू ली तो फिर चमत्कार भी हो सकता है। और शायद इस बार पहला ऐसा देखेंगे कि विधानसभा में हो सकता है कि भगवा पार्टी, कमल पार्टी ऐसा कुछ भी कर लें। वो चांसेज हैं जो कि कभी बंगाल में नहीं दिखता था। पहला मोटा मोटी तो अंतर ये दिख रहा है। आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे बात होगी। अब हम लोग अवनीश जी के पास चलते हैं। अवनीश जी के साथ कल भी आपने देखा, भवानी नगर में हम लोग घूम रहे थे। भवानी नगर की कहानी आपने, भवानीपुर में, माफ़ कीजिएगा, भवानीपुर में हम लोग घूम रहे थे, वो एक अंतर आपने देखा था। लेकिन कल से अब तक अलग अलग जगह पर घूम कर आए हैं अवनीश जी,
और कई जगह पर कई लोगों से और अलग अलग जगह पर, चूंकि जहाँ ठहरे हुए हैं रात के 11 बजे तक तो घूमते ही रहे, सड़कों पर पूछते रहे कि लोग क्या कह रहे हैं। और चूंकि वो माइक लेकर नहीं पूछते हैं, उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो आराम से साथ में खड़े होते हैं और फिर धीरे से पूछते हैं, दादा क्या चल रहा है। तो दादा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जानते हैं चल क्या रहा है, लेकिन अब उनको कितना बताया होगा ये उनसे पूछेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में बड़ी उम्मीद के साथ गई थी ममता, एक आखिरी उम्मीद थी। आपको लगता है अब सही से जो दांव थे वो सब खत्म हुए और जो बीजेपी आउट ऑफ बॉक्स की बात कर रही थी वो शुरू हुआ? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार लगातार इनकी उम्मीदें तोड़ी। ये कोई अकेला मौका नहीं, और मैं तो इसीलिए कहता हूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का कस्टोडियन बन के बैठा है। इलेक्शन कमीशन को सुविधाएं दे रहा है, उनको काम करने का उसने स्पेस दिया, और यहां तक कि मैन पावर सप्लाई भी किया। जुडिशियल ऑफिसर्स मैन पावर तक सप्लाई किया कि हमारे आदमी ले लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन तुम अपना ये काम करके दो। एसआईआर को लेके जितना गंभीर सुप्रीम कोर्ट रहा है, बंगाल के एसआईआर को लेके, मुझे नहीं लगता कि बाकी जगह वैसे कोई बहुत ज़्यादा समस्या भी नहीं आई। और उसने बार बार कई बार कहा भी कि भाई बाकी जगह भी तो एसआईआर हो रहा है, वहीं क्यों परेशानी हो रही है। ये जो 27 लाख, और सुप्रीम कोर्ट को ये तो कहना था, क्यों? क्योंकि वो डाउटफुल हैं, वो डाउटफुल हैं। तो वो जो माननीय जस्टिस बैठे हुए हैं, उनको ये पता है कि अगर वो डाउटफुल हैं और अभी तक वो करार नहीं दिए गए गलत, तो आगे देखेंगे, ये उन्हें कहना ही है। मैं इसे टेक्नो लीगल लैंग्वेज कहूँगा। लीगली उन्होंने एक टेक्निकल बात कही है कि भाई अगर वो डाउटफुल हैं तो निश्चित तौर पर वो चेक होंगे, और चेक होने के बाद फिर देखा जाएगा। और जहां उन्होंने ये कहा, क्योंकि इसको लोग अलग अलग तरीके से बतिया रहे हैं, हाँ, अलग अलग। अब जब उन्होंने कहा कि अगर हार जीत का अंतर ज्यादा होगा, तो ये वो है कि 27 लाख अगर किन किन सीटों पर कितने थे, अगर उनसे उनके न रहने से कोई अप्रत्याशित रूप से अंतर आया है नंबर्स का, इसकी सरकार बन रही, कौन जीतेगा ये नहीं, नंबर्स का अगर कुछ आया तो हम देखेंगे। और देखना है उनको, ये निश्चित कहना पड़ेगा, क्योंकि डाउटफुल है, प्रूव्ड गिल्टी नहीं है। तो ये है, इसको लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, और अकल पर भी सवाल उठा दिया सुप्रीम कोर्ट के। खैर ये अलग चीज़। अब आते हैं जरा पॉलिटिक्स पे। सब मैं सच बताऊं तो बंगाल के बारे में जितना मैं इनपुट लेके यहाँ आया था, वो सारे इनपुट यहाँ पर इस बार बदले हुए। पहला ये कि कोई बात नहीं करता, खूब खुल के बात कर रहे हैं, एक स्टाइल है। वो ये थोड़ी ना सीधे बोलेंगे, जैसे अब हमारे यहाँ क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी यादव बहुल इलाके में आप चले जाइए, सामने वाला आप पूछेंगे बाद में, वो कहेगा कि अखिलेश भैया जिंदाबाद, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, योगी बाबा की जय हो, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बंगाल कभी इस तरीके से न पहले बोला है, ना अब बोल रहा है, लेकिन वो आपकी कही बात से कन्नी काट जाए, ये नहीं हो रहा है। और मुंह खोल रहा है, बराबर मुंह खोल रहा है। और जब भी मुंह खोल रहा है, तो मैं अब उसको कहूं कि 10 लोगों से अगर आप बात करेंगे, 9 लोग परिवर्तन की तरफ। पहले आपने देखा होगा, आपके साथ भी जब मैं कल घूम रहा था, उन्होंने कहा कि देखें क्या होता है। तो जो ये कहता है, तो मैं उससे कोशिश करता हूँ ये पूछने की, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वो भी तो एक पक्ष है। उसको उसको उसको, उसको हम दूसरों का ठेका क्यों दें? तब वो कहता है कि नहीं, हम तो यही चाहता है। इससे उसको स्पेस मिल जाता है कि नहीं, मैंने ये कहा नहीं कि हटो, लेकिन मैं चाहता ही हूँ। लोग बदलाव चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एसआईआर ने वो जो नंबर्स घटे हैं, उससे बराबर की जमीन बना दी है, ये सत्य है। तीसरी चीज, जो सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, इलेक्शन कमीशन का जो एग्रेशन है, उससे डर का माहौल, मैं बिल्कुल समाप्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन डर का माहौल ऑलमोस्ट, वो कोई ऐसा फैक्टर नहीं रह गया है। और जो सबसे बड़ी चीज इन सारी चीजों को पैदा न कर रही है, बल्कि इसको और आगे बढ़ा रही है, वो ये है कि बीजेपी दमदारी से, जिसको कहते हैं ना ताल ठोक के कि हम आ रहे हैं, हमको आना है, तो एक जो ये होता है एक भय कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हुआ परिवर्तन, तब तो ये हमारी रेड मार देंगे। ये चीज बीजेपी जो एग्रेसिवली कह रही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, बीजेपी, कल भी मैंने ये कहा था कि बीजेपी एग्रेसिवली कह रही है प्रोग्राम्स को, करप्शन वाले को सजा दिलाने को,
महिलाओं के खिलाफ सारे मुकदमे जितने थे उनको दोबारा खोलने को, डेवलपमेंट को, महाजंगल राज को खत्म करने को, 6 गारंटियां आप देख लीजिए। तो ये पर्सनल अटैक जो कि खुद प्रधानमंत्री लीड करते थे पहले, बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा सीखा है। तो सबसे पहले तो वो लोग खुश हो जाएं जो ये हम मुझसे सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो मोदी ने गलती पिछली बार बंगाल में की थी और इस बार मोदी ने अपनी गलती बदल दी है, उसमें सुधार कर दिया है। मैं अब ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि यहाँ परिवर्तन के लिए जमीन तैयार है। और एक तरफा परिवर्तन कैसे होगा ये मैं नहीं कह रहा, ये बंगाल के मतदान की प्रवृत्ति है। उसने जब जिसके पर झाड़ू लगा चलाया है तो एक तरफा चलाया, कांग्रेस को खत्म किया एक तरफा खत्म किया, लेफ्ट को खत्म किया एक तरफा खत्म किया, दीदी को लाया। और जब इस बार अगर बदलाव होगा तो ये मैंने कल भी कहा था कि बंगाल कभी किसी को चुनता नहीं है, सत्ता से हटाने के लिए वोट करता है। इसने हमेशा सत्ता से हटाने के लिए लेफ्ट को हटाया, सामने ममता थी, ममता को लेके आए और इस बार ममता के खिलाफ माहौल है। आप भवानीपुर में बताइए जो उदासी, आज सुबह मैंने वीडियो देखा, पैदल चल रही हैं अपने भवानीपुर एरिया में ममता बनर्जी। भीड़ मुश्किल से 15-20 की है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय इलेक्शन कैंपेन में कोई लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। कल बांकुड़ा में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि किनारे जो लोग खड़े हुए हैं, ममता बनर्जी हाथ ऐसे जोड़ रही हैं और कोई औपचारिकता में भी, तो ये जब होता है कि मन अंदर से दुखी है। तो निश्चित तौर पर इस बार बदलाव चाह रहा है बंगाल, और बंगाल जब बदलता है तो एक तरफा बदलता है। इसलिए अब इसमें कोई मुझसे सीट न बुलवाए, मैं 400 पार का नहीं नारा लगाऊंगा, 200 पार का भी नहीं लगाऊंगा। मैं केवल ये बताऊंगा कि बंगाल ने जब भी जिसको हटाया है बहुत कायदे से हटाया। तो जो भी होगा एक तरफा होगा। आप बंगाल के इतिहास में, आपके पास इतना अनुभव है दर्शकों, आप जरा सोचिए बंगाल के इतिहास में कभी कोई ऐसा हुआ है क्या कि 10 विधायकों के अंतर से कोई सरकार बनी हो? नहीं, जब उसने पलटा एक तरफा पलटा। तो ये यहाँ से अब लोग ले लें। मैं नंबर्स नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं नंबर आपको बता दूं। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि बदलाव की जमीन तैयार है, लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए जमीन तैयार है। और बंगाल जब बदलाव करता है तो एक तरफा बदलाव करता है। दरअसल अगर हम इसको डाटा से देखें दोस्तों, मुझे ये कहना पड़ेगा, जरा देख लें, ये दिखाएं आपको कि किस तरह से लोग यहाँ, ये नाम इसका लेक टाउन है, लेकिन लेक टाउन के नाम पे जो ये लेक है, अगर इसको आप लेक कहेंगे तो मैं बहुत नाराज तो नहीं हो पाऊंगा, लेकिन चूंकि बंगाल में हूँ इसलिए मुस्कुरा भी नहीं पाऊंगा। मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, आप भले ही कहें। हालांकि हमारे साथ अवनीश जी इसको लेक कह रहे थे, क्योंकि लिखा हुआ कह रहे लेक है तो इसको मान लीजिए, और ये नहीं मान रहे हैं, या लोग इस बात को नहीं मान रहे, कह रहे जेएनयू में ये हमको सिखाया नहीं गया, मान लो। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं या लोग कि यहाँ का इतिहास जो है, देखिए ये जो बातें आ रही हैं ये अभी इमोशनल बातें हैं, क्योंकि अगर हम 2024 की बात करते हैं तो बीजेपी बढ़ के भी 92 सीटों पर जाती है, 92 से 100 सीटों के सेगमेंट पे जाती है। और पिछली बार की लगभग 70 या 76 सीटें एग्जैक्ट में, चूंकि मेरा डाटा लिखा हुआ है वो, आप ये सोचो 50% से ज्यादा थी। और उसके बाद 105 सीटों पे टीएमसी 42 से 45 से 50 के बीच में थी। इतनी बड़ी ताकत के साथ अगर हम देखते हैं 2021 के सिलेक्शंस को, तो आपको लगता है कि ये बदलाव मतलब इजी है? इजी आपको लगता है? नहीं नहीं सर, इजी कतई नहीं है। लेकिन देखिए 2-3 बातें इन्होंने कह दी हैं अवनीश भाई ने, उनसे मैं उठा लेता हूं और उसी को थोड़ा विस्तार दूंगा। पहली बात कि मोदी ने कोई गलती नहीं की थी, ये फिर से आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि कल कोई वीडियो में मैं कह दूंगा कि मोदी बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए प्लीज आपको अभी खुश होना है, खुश हो जाइए। भाजपा ने जो रणनीति पिछली बार बनाई थी वो ये कि ऑल आउट ऑफेंसिव करो, एकदम ऐसा माहौल बना दो कि इस बार गई, इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। वो ओवर एक्सपोज्ड हो गए, वो ओवर हो गया। कार्यकर्ताओं में भी अति उत्साह आ गया, कार्यकर्ता भी थोड़ा सा ये समझ के, जैसे बिहार में इस बार डर लग रहा था कि भाई वैसे ही जीत रहे हैं जैसे केंद्र में हुआ कि 400 सीटें तो आ ही रही हैं, चलो हम सो जाते हैं, वही हाल बंगाल में हुआ। बंगाल में देखिए कार्यकर्ताओं का, भाजपा के पास फुल टाइम कार्यकर्ताओं का अभाव रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पास सत्ता से आती हैं और भाजपा सत्ता में यहाँ रही नहीं है। तो भाजपा ने अपनी पहले ये रणनीति बंद की। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक्सपोज उतना ही किया जितने की आवश्यकता है, न ज़्यादा न कम।
और इसीलिए आप उनकी भीड़ देखिए, उनकी रैलियों में जो भीड़ हो रही है, और वो ऑर्गेनिक भीड़ है। सिलीगुड़ी वाली भीड़ देखिए, या फिर वो पूर्वी बर्धमान की भीड़ देखिए, जहां भी जाइए वो एक अलग आपको संकेत दे रही है। ये दो चीजें हुई। तीसरी चीज, 15 साल एक लंबा समय होता है। 15 साल में लोगों ने देखा कि एक बार दिया मौका, दूसरी बार दिया। नीतीश कुमार को भी फटीग होता है, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक, सबको फटीग होता है, नेहरू को फटीग होता है। तो फिर यहाँ पर जो दीदी हैं उनको फटीग, उनका फटीग नहीं होगा, ऐसा कैसे माना जाए? तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात, जो इस बार त्रिशूल जो बना है सुप्रीम कोर्ट का प्लस इलेक्शन कमीशन का, और तीसरा केंद्र सरकार का, ये त्रिशूल बहुत बुरी तरह से वो जो दो पत्तियां हैं उनमें जाके धंस गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाल कस दिया, हमारे यहाँ नाल कसना कहते हैं उसको। घोड़ों को जो नाल ठोकी जाती है ना, तो उनकी चाल नियंत्रित हो जाती है, वो अनियंत्रित नहीं भाग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नाल ठोकी, इलेक्शन कमीशन ने नकेल कस दी, नाक में डाल के पटक के कहा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, बस सेंट्रल फोर्सेज भेज दी। आप सोचिए 5 लाख सेंट्रल फोर्सेज हो जाएंगे, लगभग 3.5 लाख तो उतर चुके हैं। मतलब ये तो कश्मीर का चुनाव भी ऐसे नहीं होता होगा। इतना डर, इतना भय। और अब आप सड़कों पर उतरिए तो धीरे धीरे वो परतें टूट रही हैं। अभी 15 दिन का समय है और टूट जाएंगी। 15 दिन तो नहीं है खैर, या शायद है, 15 दिन है, 23 को है, 23 को 9वें दिन पे वोटिंग, 9वें दिन वोटिंग है। तो अब एक हफ्ता मान लीजिए बंद हो जाएगा। तो एक, लेकिन उस एक हफ्ते में अभी बहुत चीजें छीजेंगी। और मुझे लगता है कि ये जो 3-4 कारण है उसकी वजह से ये चीज है। बहुत बड़ा अंतर है सर, 10% का अंतर है पाटना। और वो एक तर्क आता है कि SIR वाला, तो SIR में ऐसा नहीं है कि एक तरफा नुकसान हुआ है। जैसे दीदी बार बार उठा रही हैं मतुआ समुदाय का मुद्दा, तो वहां भी कहा जा रहा है कि वो उल्टा भाजपा को भारी पड़ेगा। हालांकि उसके अपने पक्ष और अपने विपक्ष हैं। 10% वोट का अंतर जो भी है वो SIR से कटे, वो सख्ती से कटे, वो डर का दूर होने से कटे। लेकिन ये सफर बहुत बड़ा है, लेकिन ये सफर हो रहा है। मूल बात यह है कि कदम बढ़ रहे हैं उस तरफ। ये सबसे चोखी बात है जो मैंने महसूस की है। एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, हालांकि ये बात मेरे भी ज्यादातर, चूंकि मैं 2 तरह की इस समय वो की है कवरेज, जो यहाँ अलग है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ एक साथ बैठ के सारी पार्टियों के लोग बात करेंगे, ये संभव नहीं है। ये अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि वो नहीं। और दूसरा क्या है कि हम लोग एक राजनीतिक दलों के कार्यक्रम में चले जाते हैं, वो ईजी होता है, क्योंकि वहाँ उसके कार्यकर्ता बोलने लगते हैं, भाई नेता सामने खड़ा है, वो तो बोलेंगे उसकी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने बहुत जगह वैसे भी किया है, जो अपना ऐसे ही चलते हुए हम लोग कर रहे हैं। जैसे काका हैं, काका से बात कर ली, ऐसे लोगों से बात की, तो वो, लेकिन उसमें जरूर दिख रहा है। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर नहीं आती है, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये राजनीति में कोई बहुत स्थायी मुहावरा नहीं होता है। क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जो वो है, उनको फिर लड़ना है, अगली बार फिर लड़ना है। क्योंकि 2021 के बाद लोगों ने ये मान लिया था कि साहब बीजेपी खत्म होगी। हमारे जैसे लोग तो जाके कहने लगे कि अब वोट ही नहीं मिलेगा बीजेपी को, बीजेपी के नेता भाग गए। अच्छा, वो हम लोग तो ये अब तक माने बैठे थे, 2024 के रिजल्ट ने बता दिया कि यार तुम भाग गए हो ना, जो वोटर है वो तो वहीं बैठा है वो, और उसमें 0.9% जोड़ लिया, ममता के खत्म हो गए। तो 2024 की गतिविधि भी आपको कम दिखती है। लेकिन फिर भी एक मैंने संभावना की, जो है वो कह रहे थे 2400 की कंपनियां हैं, लगभग 2,45,000 के करीब आएंगे जो लोग हैं, 2-2.5 लाख, मतलब मैक्सिमम जो संख्या होगी। लेकिन जिस तरह का माहौल, ममता बनर्जी जो ऑफेंसिव है, स्ट्रीट फाइटर हैं, और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं कि वो हिंदुस्तान की चुनिंदा राजनीतिक है जिन्होंने लेफ्ट को इस तरह पटक के मारा कि लेफ्ट को पानी नहीं पिया है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बैठे बैठे याद आया, जैसे व्यालोक जी ने कहा, आपने कहा कि ये करता है, तो फिर मुझे लगा कि यार 25 साल तो दिए उसने कांग्रेस को, और बंगाल ने लेफ्ट को दिए 34 साल, और दीदी को सिर्फ 15 साल हुए, और आप कह रहे हैं कि जा रही है। क्या हुआ, बंगाल का धैर्य खत्म हो रहा, क्या ये नई चीज दिख रही है, या
आप जैसे जो आ गए हैं मूर्धन्य पत्रकार, वो सच बताने लगे तो लोग सोचने लगे। नहीं, मैं इसी से शुरू करता हूँ कि केवल 3 टर्म में क्यों लेफ्ट का इतना, कांग्रेस का इतना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ये देखिए 2011 के बाद इस देश में सोशल मीडिया और ये जो सूचना क्रांति आप जिसको कहते हैं, ये न सिर्फ आया बल्कि जमा और बढ़ा। इसकी वजह से ये जो एरा है, इस एरा में आप देखिए तो कम्युनिकेशन तेज हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया से भी तेज हुआ है, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आ रही है, तमाम और चीज़ें आ रही हैं। 2011 अगर आप देखेंगे तो उस समय, इसीलिए मैं बल्कि ये कहता हूँ कि उनका 30 साल, इनकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो ये 15 साल, मैं इसी तर्क पे ये कहता हूँ। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे 2011 के आसपास आप ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि साहब देखिए दादा पूछ रहे हैं। आप जी हाँ, दादा आइए, तो दादा आप भी ये आइए। कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से कोई ऐसा। दादा आप बताइए, आप आ गए हैं, आप बता रहे हैं, देखिए दादा बता रहे हैं। अब आप आइए आइए, दादा भी आ गए हैं तो दादा से समझते हैं कि खेल हो क्या रहा है। दादा बंगाल में चल क्या रहा है? बंगाल में जो चल रहा है भाई, वैसे तो पक्का कोई नहीं बोल सकता, हाँ समझ गए नहीं। हाँ लेकिन बीजेपी का दबदबा ज्यादा है शहर में, कलकत्ता में। अच्छा, पहले शहर में नहीं होता था। ना, पहले शहर में कमती होता था, डरते थे लोग बोलते वक्त। जिस बंगाल में ये रहा है, जिसका शासन रहा ना, उसी सरकार से डरते हैं। उसी से डरते हैं। हाँ, उसी से डरते हैं। अब इसका विरोध नहीं बोलेंगे। पहले इसका था, सीपीआईएम का था, हाँ, उसके खिलाफ। तो उसके विरुद्ध कोई नहीं बोलता था। अभी हमारा एक आलू विक्रेता दुकानदार से बात हुआ, हाँ, तो मैं बोला, अरे बीजेपी का झंडा लगा लो तुम, हाँ, तो बोला नहीं, मार देंगे हमको। हाँ, अभी वो हरियाणा की ताकत नहीं समझ पा रहा था। आपने हमारी आवाज पहचान लिया, ठीक पहचान लिया, समझ गए। हाँ, ये बात है। तो आप कब से हैं यहाँ? हैं? आप कब से हैं? आप आप यहाँ कब से हैं? हम 1966 में आए थे। 66 में आए थे हाँ, 1966 में 10वीं पास करके, और तब से यहीं हैं। तब से यही है बंगाल में। लेकिन हमको बंगाली नहीं आई। हाँ, हम क्यों नहीं आई? एक हम लोहा का काम करते हैं, तो एकदम एक बंगाली दुकानदार था, हम उसके पास गए माल लेने के लिए, हाँ, तो बोले आप बंगाली नहीं जानते, कितने दिन से हैं? हम उस टाइम में 40 साल हुए थे। मगर हम 40 साल से इधर हैं। तो बोले 40 साल तक नहीं सीखा। तो मैं बोला उसमें आपका दोष है। वो बोले उसको अचंभा हुआ। वो बोला कैसे? मैं कैसे? इसलिए आप हिंदी में बात करते हैं, अगर आप बंगाली में बात करते हमसे तो दुख सुख पा करके हम सीख जाते। अब हम स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाएंगे नहीं, तो हम सीखे नहीं। आप हिंदी में बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हमको बंगाली आई ही नहीं, एक दो शब्द आ गया है ना। तो इसलिए वो मान गया, तो बोले ठीक बोला आप। लेकिन एक बात बताइए दादा कि ये जो डर की बात की हाँ, जाती है, आप तो इसी इलाके में रहते हैं। इस इलाके में 30 साल से हैं हम। दमदम पार्क में, पहले बड़ा बाजार में थे। अच्छा, हाँ, बल्कि बड़ा बाजार भी इसी तरह का पूरा। हाँ, बड़ा बाजार। अब ये जो डर कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ अब की बार कम है, क्योंकि पुलिस सीआरपी वगैरह बहुत ज्यादा दे दिया। और मोदी भी थोड़ा सा भयंकर आदमी है। देखिए, मोदी को मैं ये अपना मन से कह रहा हूँ, ये भारतवर्ष के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान ने अगर नहीं तो, यदि देखो कांग्रेस पहले फर्स्ट में ही कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस का इतना पतन हो गया, इस देश का सत्यानाश हो जाता। अगर और 10 साल रह जाती तो ये, मैं सच्ची बताऊं आपने बात, परमात्मा ने इस देश की रक्षा करने के लिए, इस सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए, 1000 साल से गुलाम है ये सनातन धर्म। 800 साल मुसलमानों ने, 200 साल अंग्रेजों ने, तब भी ये खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कमती हो गया, जीरो, मतलब बहुत थोड़े संख्या आ गया, लोग डरने लग गए, लेकिन खत्म जड़ से नहीं निकली इसकी। अच्छा, आपने तो कभी डर के वोट नहीं किया। आप तो कब से कर रहे हैं? आप तो डरते नहीं, आप वोट करते हैं। ना, वोट में डरते नहीं है, लेकिन हमको ये डर लगता है, हमको कई आदमी बोलते हैं अब तुमको कोई ना कोई गोली मार देगा, तुम इतना बोल। बस में भी हम बैठते हैं तो जिक्र हो जाता है, तो राजनीतिक काम, अपना मन का बात बोल देते हैं, तो और कोई बोलेगा नहीं। वही तो, हम जब आप रुके तो हम समझ गए कि दादा जो है बंगाल से बाहर आके बंगाली लेकिन चलता है भाई। देखो, कलकत्ता कई चीजों में बहुत अच्छा भी है। बंगाल जो है, हाँ, वो अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं। हिंदुस्तान में किसी टाइम में कलकत्ता का, बंगाल का डंका बजता था। बड़े बड़े उद्योग इसमें यहाँ थे, सब यहीं थे, बिरला टावर, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग। लेकिन ये सीपीआईएम ने इसका सत्यानाश कर दिया।
अच्छा, फिर कांग्रेस का नाश हुआ इंदिरा गांधी के टाइम में। नेहरू जो था ना, प्रधानमंत्री बन गया पटेल को उसे डाउन करके और करके, लेकिन नेहरू चोर नहीं था, सीट के लिए लड़ता था, भाई मैं प्रधानमंत्री रहूं, लेकिन पैसा का चोर नहीं था। इंदिरा गांधी आने के बाद में पैसा का चोरी होने लगी कांग्रेस में। और अब सोनिया के टाइम में 10 साल मनमोहन तो बेचारा प्योर आदमी, शुद्ध आदमी था मनमोहन, लेकिन साहूकार आदमी के घर में नुका रहा, एक बड़ा बाजार में गली है चोर बगान में शाहलेन, अभी भी है वो। अच्छा चोर बगान बड़ा एरिया का नाम है, अच्छा चोर बगान, और उसमें एक शाहलेन। तो उस तरह मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री ईमानदार, बाकी सब चोर। जो ले रहा है। तो चलो, दादा से हम लोगों ने बातचीत की है और समझे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जैसे आप लोगों के साथ संपर्क में है, इस बार एक तो डर कम है, इस बार डर का माहौल नहीं है, और इस बार अगर आ गया ना बीजेपी तो आ गया, नहीं तो फिर और मुश्किल होगा। हाँ, देखिए और यही बात हम लोग कह रहे थे अभी। अमित शाह और इसको मोदी जी को बहुत तकलीफ होएगा। अच्छा अगर इस साल नहीं आया ना तो बहुत तकलीफ होगा उसको मन में। लेकिन एक बात बता दें, ये मोदी जो है ना भाई, हमारा भी उसने बेचारा ने हमको तो 10 रुपया भी नहीं दिया है, और न हम उससे जान पहचान, खाली राष्ट्र के प्रति हम चाहते हैं भी मोदी बहुत अच्छा, हम मोदी के हैं, हम मोदी के हैं, और मोदी हमारा है, हम सोचते हैं हम मोदी के पास जाए पिछाने भी नहीं। और हम कहेंगे हमको एक दफा 5 मिनट के लिए मोदी को बात करना है, तो वो शायद उसको नीचे वाले आदमी मेरे को जाने भी नहीं देंगे, हैं। लेकिन मोदी को हम अपना समझते हैं, खाली राष्ट्र के लिए। इसने जो इस देश को बचा दिया, नहीं तो इतने गड्ढे में चला जाता ये। हम कुछ तो कर तो कुछ नहीं सकते, हम तो इतने बड़े आदमी नहीं है, इतने राजनीतिक भी नहीं है, लेकिन मन दुख पाता था इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। चलिए, दादा से बात हुई, आपने सुना दादा की बात, बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने समझाया कि माहौल क्या है। तो आपको ये जैसे माहौल में अभी भी देख रहे हैं हम लोग, बंगाल के जो यहाँ है, ये बात मुझे लगता है कि टीएमसी का एक बड़ा गुस्सा आपने देखा होगा, जो बाहर से आके बसे, इसीलिए वो यूपी वालों को भी, बिहार वालों को भी, और सबको जो है अक्सर वो सेग्रीगेट करती हैं। तो ये, लेकिन आपको लगता है कि जैसा हमने काका से सुना, ये बातचीत सब तरफ हो रही है, ये बातचीत? और ये बताएं, जो अभी काका ने कहा, ये बहुत छोटे नंबर में नहीं हो रही है। ये करीब अकेले जो कलकत्ता है, इसमें 10 से 12 लाख ये नंबर है, जो राजस्थान मूल, दादा हरियाणा मूल, हिंदी भाषी एरिया से। और ये वो नहीं है जो स्लम्स में रहते हैं, ये यहाँ पर अच्छे काम करते हैं, इनके अपने घर हैं, इनके सारा कुछ है, बिजनेस व्यापार है, सब कुछ है। लेकिन ये कारोबारी और वो लोग हैं, तो इनके लिए मामला ये होता था कि ये वोट डालने जाते ही नहीं थे, ये क्लास अवॉइड कर जाता था कि ठीक है यार, आज छुट्टी। सीपीएम के टाइम में तो हमारे जो मकान होते ना, जिसमें 14 परिवार है, 25 परिवार है, 30 परिवार है, और अब तो ये कम्प्लेक्स वगैरह बन गए, 304 घर हैं, 300 घर हैं, 500 घर हैं, तो उसमें एक मेन गेट पर एक बम मार देते, उसी से वो डर जाते, और बमबाजी नहीं जाएगा, हमको क्या लेना देना है वोट से, उतारते ही नहीं। अरे उनके नाम के वोट ये घेर लेते फिर ठप्पा, और उस टाइम में तो ये बटन नहीं था, ठप्पा 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 मार मार के जिता दिया। हम देखा है हावड़ा में, हमारा भांजा उठा था एक बार बीजेपी की टिकट से 10-12 साल पहले, हैं, तो हम उसकी हेल्प के लिए चले गए, तो देखते हैं तो हमारा भांजा के जो झंडे वंडे टंग रहे थे सुबह सुबह ही, आज जैसे वोटिंग होगा ना, सुबह 6 बजे आगे 20-30 आदमी, लगन देव सिंह वहाँ का एमएलए था सीपीएम का, तो लगन से देव आदमी आकर के और नारे वारे बोल करके सारे झंडे वंडे पाट दिया। हम ऊपर से देखते हैं तो मेरा भांजा जो है ना, वो उठ रहा था, उसका खून गर्म हो गया, वो ऊपर से आने लग गया, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं तेने बिल्कुल नहीं जाने दूंगा नीचे, अरे जीतेंगे हारेंगे जो भी कुछ होगा, जीतने का तो सवाल पैदा नहीं होता, और तेरे के मार देंगे मुश्किल हो जाएगा। मैं उसको लिपट गया, मैंने उसको जाने नहीं दिया नीचे में, नहीं तो वो आता उसको मार पीट करते हुए। अब नहीं है, अब ऐसा अब वो नहीं है, अब वो नहीं है, अब उसमें क्रांति भी आया है, कुछ क्रांति भी आया है, लोग समझदार भी हुए हैं, लोग समझदार। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं, एक आप छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा आपको, या चैनल कौन सा ये टीवी है या अभी वो बता रहे हैं आपको, हम लोग अभी सूचित से बताएं, एक बार दादा को बताओ कौन से उसमें, कौन सा टीवी? काका ये सिर्फ बताओ, और कुछ नहीं हमको पूछना, डर तो नहीं रहे? नहीं नहीं, हमको डस के सिखाया है, वोट देने से, किसी पार्टी का आदमी थोड़ा ही है, बस वोट देने जाते हैं। बस वोट देने जाते हैं, अच्छा, बस इतना ही जानते हैं।
और इतना जानते हैं कि एक ही पार्टी राज्य में भी रहेगा और सेंट्रल में भी रहेगा तो काम कभी नहीं होगा। अच्छा, तो थोड़ा बदल वही अब रहना। हाँ, एक जगह एक पार्टी रहेगा, राज्य में एक पार्टी रहेगा, सेंट्रल में एक पार्टी रहेगा, काम जरूर होगा। अच्छा, दीदी का अच्छा है, दीदी बोल के नहीं, हम दीदी को भी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपने पार्टी बदल के हाँ, इशारों से समझना है सब। 5 साल बाद पार्टी पर बताओ, अच्छा, तब अभी काम भी होगा। यहाँ भी बदलने की बात है। इशारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, दिलचस्प सी बात। जी, आप एक बात उसमें हाँ उसमें अभी जो मैं ये कह रहा था कि जो हिंदी भाषी वोटर है और ये अकेले कलकत्ता शहर में करीब 12-15 लाख है, उसके लिए जो वोट डालने वो निकलता नहीं था कि काहे को करना है यार पंगा, फिर बाद में परेशानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने ये जो छोटे बूथ सोसाइटीज में बूथ, अभी इन्होंने बताया ना सोसाइटीज में, हाँ, अपार्टमेंट्स में हाँ, बूथ, वो अब ये कर दिया गया है। ये जो किया है ये इसी के लिए किया गया और अब वो नंबर्स जो है निकल के वो बड़े कायदे से वोट करने जाएंगे। तो आप देखें ना, सिंक्रोनाइज अगर करिए सारी चीज़ों को, एक तरफ बदलाव की जमीन तैयार करना, दूसरी तरफ उसको करवाने के लिए एसआईआर, तीसरा उसके बाद फिर उस बदलाव को वहां तक ले जाने के लिए वोटिंग, तो फील ऑफ सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट से दूर करना। और ये जब सब कुछ हुआ है तब आप बोल रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ तक किया कि सिर्फ सिपाही भेजा नहीं, फोर्स ही नहीं भेजी, बोले भाई तुम्हारे घर पर हम ईवीएम पहुंचा दे रहे हैं, आ जाओ सोसाइटी में हम ईवीएम पहुंचा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में, हालांकि बंगाल के अलावा आप देखिए तो भाजपा के बारे में यही कहा जाता है ना, अर्बन पार्टी है, हाँ, शहरी पार्टी यहाँ लेकिन बंगाल में पूरा मामला बदला हुआ। बंगाल में आप देखेंगे तो बंगाल में ये गांव की पार्टी, ये देहातों की पार्टी, शहरों से गायब है। तो शहरों में ये जो एक नेचुरल 99% वोटर जो था, जो 12-15 लाख एक शहर में अगर है तो वो कम संख्या नहीं है, वो विधानसभा के हिसाब से तो बहुत बड़ी संख्या है। और निश्चित तौर पर उनके प्रभाव में भी, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, वो एक तरह से इन्फ्लुएंसर हैं, उनके अपने कर्मचारी हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी दुकानें हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में अगर 5 वोट है तो केवल 5 ही वोट है, नहीं साहब, वो 20-25 वोट। और फिर एक चीज और होता है कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो जहाँ जा रहा है, यानी कि मामला बदल रहा है। तो ये सारी चीजें, छोटे छोटे फैक्टर्स आप देखेगा तो वो आएगी। लेकिन हकीकत ये है कि आपको बंगाल की राजनीति सड़क पर होती है, चुनाव सड़क पर नहीं लड़ा जाता है। चुनाव कभी सड़क पर नहीं लड़ा जाता। हम लोगों को बहुत ज्यादा झंडा नहीं दिखे, हम लोगों को बहुत ज्यादा बैनर नहीं दिखे, लेकिन अब वो युग है कि ऐसा नहीं है कि बिना झंडा बैनर पोस्टर के किसी को ये पता ना हो कि कौन लड़ रहा है। और चूंकि केवल 2 ही नाम याद करने हैं और 2 ही पार्टी याद करनी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। सीपीएम है नहीं कहीं, कांग्रेस है नहीं कहीं, निर्दलीय तो मैंने आज अभी तक 4 दिन हो गए, मैंने किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कहीं कोई पोस्टर आपने देखा? तो है ही नहीं। कहीं नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, तो मुझे लगता है कि 2 नामों में से ही लोगों को रखना है। तो लोगों को नाम ध्यान है, तो वो कहते हैं ना, करबो लड़बो धरबो ध्यानम वाला जो आपका सूत्र वाक्य है, खलिबा हाँ, हंसिबा खेलिबा धरबो धानम। धरबो ध्यानम। तो यहाँ आपको हर आदमी हंसता खेलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ध्यान में उसके है। अभी वो चचा क्या कह के गए कि ध्यान में है, ध्यान में सब है। और एक मनोवृत्ति में बदलाव। उन्होंने कहा कि सबको बदलना चाहिए। तो ये बताता है कि कांग्रेस को 25 साल, उसके बाद लेफ्ट को 30 साल से ज्यादा, ममता को 15 साल, अब नहीं। तो ये एक चीज दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि आप इसको जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि आप इसको यहीं रोकेंगे, प्रोग्राम को आगे चलने के लिए, फिर अलग अलग आप इसको व्यालोकवाणी पर भी होंगे और हम लोग प्रारब्ध पर भी होंगे। तो इसीलिए जो दर्शक हैं वो सब लोग जाएं और देखें। और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, फिर हम कहीं और से आपको कोलकाता के अलग इलाके से दिखेंगे, लेकिन हम हर समय 4 मई तक आपको अलग अलग जगह दिखते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। मैं एक मोदी के लिए एक संदेश देना चाहता था। जी आजा, लेकिन वो इतने में आ गया। अच्छा, के लिए मैं वीरेंद्र कुंडीर वो जो है के एक बार मोदी के लिए रिकॉर्ड संदेश करने मंदेश मोदी जी के लिए, हाँ। मोदी जी के लिए एक संदेश देना चाहता हूं मैं। अब 2024 में जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार अब की बार, अब फिर वो 400 पार हुआ नहीं, सरकार बनाने में मुश्किल हो गया। हाँ, तो ये विरोधी वाले तो उनको हमारी वो ताकत है, ये किसी की ताकत नहीं थी। मोदी में और अमित शाह में थोड़ा सा घमंड आ गया था कि राम मंदिर हमने बनवा दिया, राम मंदिर हमने बनवा दिया।
राम भगवान किसी का नहीं है, सबका है, गरीब का, अमीर का, मोदी का, चपरासी का, सबका है। तो राम ने सोचा कि इनको तो घमंड हो गया, मेरा मंदिर तो अभी 500 साल नहीं था और 200 साल बाद में बन जाता, बनना तो था ही, और मैं तो बगैर मंदिर भी रह जाता, मेरा केस है। तो घर घर में घट घट हाँ, अरे मैं तो राजकाज छोड़ के जंगल में चला गया। जी, तो यही तो मेरा कोई वो नहीं। तो मोदी को ये घमंड की वजह से, और भगवान राम ने ये भी सोचा कि इसको हटा दूंगा भी ठीक नहीं, फिर ये मेरा देश खराब हो जाएगा। उसको बना के भी रखा और उसको उसकी आंख खोल दी, मुश्किल कर दी। इसलिए तो ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। काका का भी आप मोदी को दिखा दिया, मेरा बहुत दिन से मन था, और कोई मैंने टीवी वाला मिल जाए, या मैं दिल्ली जाऊं तो मोदी से 5 मिनट मांगू, और उसको